इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के ऑब्जेक्टिव के सेशन में पार्ट 5 के बारे में। ठीक है ना, जहाँ पे हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें, यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, समन की तामील किस प्रकार की जाती है? पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी भी अधिकारी के द्वारा की जा सकती है, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा की जाती है, या उपरोक्त किसी के भी द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, किसी के भी द्वारा की जा सकती है। दैट मीन्स कि जो पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा भी की जा सकती है, न्यायालय उसका कोई अधिकारी है उसके द्वारा भी करवाया जा सकता है, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक है उसके द्वारा भी करवाया जा सकता है समन की तामील। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के साथ समन को छोड़कर की जा सकती है? दैट मीन्स, जब समन की तामील किसी व्यक्ति पर की जानी है और तामील करने वाले अधिकारी उसके घर पर पहुंचता है और वह व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ पर उसके परिवार के साथ रहने वाले किसी वयस्क सदस्य को भी उस समन की तामील करवाई जा सकती है। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर जो नौकर है उसको परिवार सदस्य नहीं माना गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है धारा 63, 64, 65 या 66। तो यहाँ पे कौन सी धारा में ऐसा बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर, सेक्शन 64 में बताया गया है कि किसी वयस्क सदस्य को समन को छोड़कर की जा सकती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दंडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट प्रवृत्त रहता है। ठीक है ना, जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं उनके द्वारा जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है वो कितने समय तक के लिए लागू रहता है? 1 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष, 7 वर्ष, या जब तक रद्द नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका डी नंबर, जब तक उस वारंट को रद्द नहीं किया जाता तब तक वह लागू रहता है, प्रवृत्त रहता है वह वारंट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इस अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जिसमें वारंट जारी किया गया है, सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, राज्य के किसी स्थान पर, या भारत के किसी भी स्थान पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, अर्थात भारत के किसी भी स्थान पर उसका वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किस धारा के अंदर किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 82, 83, सेक्शन 84 या सेक्शन 86 में। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर, सेक्शन 82 के अधीन कोई भी किसी भी व्यक्ति फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है? सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 83 या सेक्शन 85? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कि सेक्शन 83 के अंतर्गत किसी भी फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है न्यायालय के द्वारा। अर्थात पहले उद्घोषणा जारी होगी, यदि उस टाइम पे नहीं आया, ठीक है ना, तो उद्घोषणा जब जारी की जाती है 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 दिन के बाद कि कभी वो हाजिर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर संपत्ति कुर्की नहीं की जाएगी। यदि हाजिर नहीं होता है तब वहाँ पर उसकी संपत्ति कुर्की की जाती है सेक्शन 83 के तहत। सीआरपीसी के तहत वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है? 30 दिन, 60 दिन, 6 महीने या 1 वर्ष? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, 6 महीने। अर्थात 6 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि जिसकी संपत्ति की कुर्की की है उसके बारे में कोई दावा करता है कि वह संपत्ति मेरी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसको 6 महीने के अंदर ऐसे दावा पेश करना होगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी की धारा 91 लागू होती है
किस पर? परिवादी, अभियुक्त, साक्षी या किसी भी व्यक्ति पर। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, दैट मीन्स अभियुक्त पर। उसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारा, डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? ठीक है ना। तो जो डाकघर है, जो कोई पार्सल आया है, ठीक है ना, डाकघर में, अब उस पार्सल की तलाशी लेना है, ठीक है। तो उस तलाशी के लिए जो वारंट जारी करना है वो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, दीवानी न्यायालय, उच्च न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ए नंबर, दैट मीन्स जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि डाकघर की तलाशी का वारंट जारी करना है तो वहाँ पर इसको जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा? सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जा सकता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारा, किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? ठीक है ना। धारा 92, धारा 93, धारा 94 या धारा 95। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, सेक्शन 93 है, उसके अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। यदि डाकघर की तलाशी करनी है तो किसके द्वारा किया जाएगा? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है हमारा, धारा 95 के अंतर्गत संपारण की घोषणा को अपास्त करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा? सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, दैट मीन्स कि हाई कोर्ट में यदि राज्य सरकार द्वारा कोई भी ऐसी पुस्तक या फिर कोई भी ऐसी चीज़ संप्रेरित कर ली गई है, ठीक है ना, अपने कब्जे में ले ली गई है, तो उसके अगेंस्ट उस घोषणा को अपास्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया जाता है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है कि कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है? सेक्शन 91, 93, सेक्शन 97 या 96। तो यहाँ पर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है तो उसी से रिलेटेड प्रावधान किस धारा में बताया गया है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, सेक्शन 97 में। उसके बाद 13th क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अपग्रहित करने का अधिकार किसके है? न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, विशेष मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस अधिकारी को। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर, दैट मीन्स पुलिस अधिकारी को। उसके बाद 14th क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? ठीक है ना। तो जो संविदाकारी राज्य है उसकी परिभाषा सीआरपीसी के किस धारा में बताया गया है? धारा 105 ए, धारा 104, धारा 106 या धारा 107। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, दैट मीन्स जो धारा 105 ए बताया गया है सीआरपीसी में, तो वहाँ पर संविदाकारी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।